मैंने शैतान का वारिश का सेकंड पार्ट लिख लिया है क्योंकि आप वीडियो देख पा रहे हो तो ये कॉमन सी बात है। बट हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट पार्ट देखो, सारी स्टोरी उसी से ही कनेक्टेड है। तो बताना मुझे आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट करके पूरा बताइए। और हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं मन है तो कोई बात नहीं, एंजॉय तो कर ही सकते हैं, है ना। कमेंट करके अपने पूरे थॉट्स बताएं। चलो स्टोरी को एंजॉय करो। पेंडुलम की एक मेटेलिक आवाज राघव के कानों में घंटी की तरह गूंज रही थी, पर उस आवाज के बीच एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। स्लो और हिप्नोटिक आवाज थी वो। मेरे कंट्रोल में हो, तुम मेरे कंट्रोल में हो। क्या तुम मुझे अपनी सोल बेचने की इजाजत देते हो? राघव का दिमाग इस हिप्नोसिस से बाहर निकलना चाहता था। वो चाहता था कि वो किसी भी तरीके से बस यहाँ से भाग जाए। सब कुछ जो धुंधला था अब उसके लिए धीरे धीरे साफ होने लगा था। एक पेंडेंट उसकी आंखों के ठीक सामने क्लॉकवाइज घूम रहा था। वो जैसे ही उसकी तरफ देखता उसकी पकड़ अपनी सूझबूझ से हल्की हो रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। राघव अभी भी शॉक में था। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थी। वो कोई रास्ता ढूंढ रही थी ताकि वो इस जंजाल से निकल सके। उसने अपना ध्यान उस पेंडेंट से हटाने की कोशिश करके जब कहीं और देखा तो वो दंग रह गया था। जहाँ उसे बंदी बनाया गया था वो जगह कुछ और ही कहानी सुना रही थी। कमरा देखने में रमन के मेंशन का हिडन बेसमेंट लग रहा था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और खून की बदबू फैली हुई थी। दीवारों में पपड़ी उतर रही थी और छत पर जाले लटक रहे थे और चारों तरफ इंसानों को मारने और टॉर्चर करने वाले टूल्स बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने यहाँ मौत का मेला लगाया हो। और तब राघव की नज़र कमरे के बीचों बीच पड़े एक आयरन पॉट पर गई। पॉट के अंदर कुछ अजीब सा लाल रंग का कुछ उबल रहा था, इतना ज़्यादा कि पॉट भी कांप रहा था। राघव नोटिस करता है कि पॉट काफ़ी ज़्यादा जंग खाया हुआ है और शायद इसी की वजह से पॉट के तीसरे पैर पर काफ़ी ज़्यादा जंग लगी हुई थी, जिससे वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा था, जैसे वो कभी भी टूट सकता हो। ऊपर से पॉट का धुआं कमरे में बह रहा था। उस पॉट के चारों तरफ इंसानी खोपड़ियाँ सजा रखी थी, जिन पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए थे। शायद यहाँ 10 लोगों की बलि दी गई थी। सर्कल के रूप में उन्हें सजाया गया था और उसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल था। ये सर्कल फायर का था। इसके और भीतर कुछ अजीब तरीके की भाषा लिखी गई थी किसी लाल रंग के लिक्विड से। उस पॉट से निकलता काला धुआं अब धीरे धीरे हवा में और तेज घूम रहा था। उस पॉट पर पड़े लाल लाल चींटे उसे और ज़्यादा डरावना और भयानक बना रहे थे। पर तभी राघव को अपनी हथेली पे थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है। वो अपनी हथेली को देखता है तो उसकी हथेली पे एक बड़ा कट किया गया था और उसमें से धीरे धीरे खून रिस रहा था। वो समझ गया था कि हो न हो उस पॉट के आसपास लिखी हुई भाषा और ये चींटे उसी के खून से किए गए हैं। पैनिक में राघव ने इधर उधर देखना शुरू किया। वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। उसने वहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश की, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके हाथ पैर मजबूत रस्से से बांधे हुए हैं, एक ऐसी वुडन चेयर के साथ जिसका पूरी बॉडी पर दीमक लगी हुई है। राघव डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। बेचैनी में राघव को एक आइडिया आया। उसने अपना पैर का शू धीरे धीरे खिस खिस कर निकालने की कोशिश की। उसी के ज़ोर से बंधे रहने की वजह से उसके लिए पैर हिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वो थोड़ा थोड़ा करके अपने एक पैर के जूते को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी कमरे में पॉट से निकला हुआ धुआं जो अब और ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो किसी इंसान की शेप ले रहा था। धीरे धीरे उसका आकार और बड़ा होता जा रहा था। बेसमेंट की दीवार और ज़मीन धीरे धीरे कांप रही थी। उसका चेहरा गुले हुए मांस की तरह था। आंखों में लाल सी ज्वाला निकल रही थी और उसकी यह सांस जैसे किसी भट्टी से सुलगती हुई हवा गुजर रही हो। राघव का दिमाग तुरंत एक फ्लैशबैक में चला गया।
ये तो वही मूर्ति है ना जो मैंने उस दिन उस रमन सिंघानिया के ऑफिस के बाहर देखी थी। और तभी उसका दिमाग एकदम से थम गया कि कोई और नहीं, ये सैटर्न था। सैटर्न को अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से बुलाया गया है। कहीं उसे शैतान, कहीं उसे फॉलन एंजल या लूसीफर कहा गया है। इसी वजह से राघव रमन की तरफ देखता है। उसका भी मुंह खुला हुआ था। उसे चेहरे पर एक्साइटमेंट और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। वो हड़बड़ा कर राघव की तरफ देखता है जैसे उसे कोई भूला हुआ काम याद आ गया हो। अब की बार वो और गुस्से और चिढ़ से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी सोल बेचने के लिए हाँ करते हो? उसके होंठ एक वियर्ड ट्विस्ट और क्रूएल स्माइल से चिरे हुए थे। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें इंसानियत का एक जर्रा भी नहीं बाकी था। उसके सारा ध्यान बस सैटर्न और राघव की बॉडी पर ही था। तभी एक थम की आवाज आती है। सैटर्न अब मूव हो रहा था। उसने अपना एक पैर पॉट से बाहर निकाल दिया था। वो देखकर राघव घबरा गया, पर उससे ज़्यादा घबराहट तो रमन के फेस पर नजर आ रही थी। वो बुदबुदाता है, आज मैं लेट कैसे हो गया? सैटर्न अब बाहर आ गया है और राघव अभी तक मेरे बस में नहीं आ रहा है। रमन ने चिढ़कर फिर से पेंडुलम में और तेज हरकत की और जोर से डरता हुए कहा, कि तुम मुझे अपनी सोल बेचने के लिए तैयार हो? और ये बोलकर पहली बार उसका ध्यान राघव की आंखों में जाता है। अब उसका चेहरा किसी हारे हुए और डरे हुए इंसान में बदल गया था। तुम अभी तक होश में हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वो वाइन पूरी पी थी ना? तुमने वो वाइन पी थी? फिर एक रियलाइजेशन के साथ रमन की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। रमन समझ गया था कि राघव ने वो वाइन नहीं पी थी। रमन अपने बालों को इतना जोर से पकड़ के खींच लेता है कि वो कभी भी जड़ से उखड़ कर उसके हाथ में आ जाए। डर के राघव की तरफ देखकर कहता है, तो मतलब वो जो आखिरी घूंट थी बस वो ही तुमने पी थी और तुम उसी की वजह से बेहोश थे? राघव अपनी आधी खुली आंखों से रमन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। रमन के पैर अब थरथरा के कांप रहे थे। सैटर्न अब वो उसे होप का नहीं बल्कि मौत का कारण लग रहा था। सैटर्न एक घिनौनी स्माइल से उसे अंधेरे में से देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरों में भी चल रही थी। उसके बड़े बड़े काले और वीराने जैसे हाथ रमन की छाती की तरफ बढ़ रहे थे। हर उंगलियां ऐसे थी जैसे लोहे के पंजे, और उनसे निकलती हल्की सी धुआं रूम के टेम्परेचर को और गर्म कर रही थी। राघव की सांस उस धुंध में जैसे उलझ रही थी। वो इतना सब देखकर डर से कमज़ोर महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि रमन की आंखें पलक झपक भी नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी से कुछ निकल रहा था, एक रोशनी का तार, हल्का लेकिन चमकदार, जो सैटर्न ने अपने हाथों में पकड़ रखी थी। जैसे जैसे वो तार को बाहर निकाल रहा था, रमन की चमड़ी सफ़ेद पड़ती जा रही थी। उसके दांत गिरने लग गए थे। उसके नाखून उसकी उंगलियों का साथ छोड़ के गिर गए थे। राघव ने समझ लिया था सैटर्न रमन की सोल को छीन रहा है उससे, और अब शायद अगला नंबर उसका ही था। सैटर्न अब राघव की तरफ मुड़ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो अंदर से उसकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हो। बस एक शब्द, एक हाँ, और सब कुछ समाप्त। उसने अपने होने के बावजूद उसका सब कुछ एक पल में उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर राघव ने पैनिक में इधर उधर देखा। कोई रास्ता नहीं और कोई दरवाज़ा नहीं, सिर्फ अंधेरा और वो आयरन का पॉट जो रिचुअल के बीच में जगमगाता हुआ ज़मीन पर रखा गया था। उसने अपने राइट पैर पे जूते को हल्का महसूस किया। वो समझ गया था कि अब जूता पैर से निकल चुका है। एक चिंगारी सी दौड़ गई उसके दिमाग में। उसने अपने पूरे शरीर की जान उस पैर में झोंक दी। उसने पूरी जान से अपना जूता पॉट की तरफ पैर से फेंका, पर यहाँ उसके जोर की वजह से कुर्सी डिसबैलेंस भी हो गई और वो गिरने लगी। राघव के लिए समय स्लो मोशन की तरह हो गया था। हालांकि उसने अपना निशाना पॉट की तरफ किया था ताकि वो किसी भी तरीके से एक बार बस रिचुअल को तोड़ दे, पर कुर्सी से गिरने की वजह से उसका जूता जोर से एक नंबर वाली खोपड़ी से जा टकराया, और जो बाद में जाके पॉट के स्टैंड से जा टकराई। एक भारी मेटेलिक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। खोपड़ी उसे स्टैंड से टकराई थी जो जंग से कमज़ोर हो गया था। पॉट हिलता हिलता ज़मीन पर गिर गया।
उसमें भरा हुआ गहरा काला और लाल पानी धीरे धीरे ज़मीन पर फैलने लगा। सन्नाटे में वो गुनगुनाहट और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। आग जो अब तक हवा में नीली और लाल लपटों में नाच रही थी, धीरे धीरे अब बुझने लगी थी। हर चिंगारी, हर लाल रोशनी जैसे एक एक करके मर रही थी। पूरे कमरे में घंघोर सन्नाटा छा गया। सेटन की आंखें छलक गई थी। उसने अपनी डरावनी स्माइल में राघव की ओर देखा और एकदम से धुएं के साथ कहीं गायब हो गया। और राघव अब भी उसी जगह पे था। एकदम सन्नाटा फैल गया था कमरे में। सिर्फ राघव की फूली सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्या था। उसने फील किया कि रस्सा एकदम लूज हो गया था। वो समझ गया था कि चेयर के गिर के टूटने के इम्पैक्ट की वजह से अब रस्सी ढीली हो गई थी। उसने तुरंत रिएक्ट किया। जैसे तैसे अपने हाथों को झटके खींचते हुए वो रस्सी से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा। हर सेकंड इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। उसकी सांस अभी भी तेज़ थी लेकिन दिमाग पूरा फोकस। और तभी उसके जेब में फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसका दिल एकदम से अटक गया था। सांस जैसे वहीं फ्रीज हो गई हो। मोमेंट इतना सडन था कि उसकी पूरी बॉडी एक पल के लिए ब्लॉक हो गई थी। फिर कांपती हुई उंगली उसने जेब में हाथ डाला और एक फ़ोन निकाला जो उसका नहीं था। स्क्रीन पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे, वेलकम बैक आयुर और राघव सिंघानिया। राघव का दिमाग अभी उस मैसेज को समझने की कोशिश में था। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे से चरमराते हुए खुलने लगा। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई वक्त था उस छुपने के लिए। कि बॉडी अभी भी उस वाइन में मिलाई दवाई की वजह से ढंग से मूव तक नहीं कर पा रही थी। ऊपर से पैर में जो घाव हो गया था जिससे वो अब पैर भी नहीं हिला पा रहा है। वो सिर्फ अब दरवाजे की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अंधेरों में छुपे दरवाजे से एक जाना पहचाना इंसान बाहर आता है। जैसे ही वो बेसमेंट से हल्का उजाले में आता है उसका चेहरा अब राघव को साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये और कोई नहीं, ये बटलर था। हमेशा की तरह छाती ताने, चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन लिए वो बेसमेंट में एंटर करता है। वो वहीं अपने न्यूट्रल फेस से चारों तरफ देखता है जैसे यहाँ क्या हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। और तब उसके पत्थर जैसे चेहरे पे एक छोटी सी चैन की मुस्कुराहट आती है, इतनी हल्की कि शायद कोई और नोटिस भी ना कर पाए। फिर वो सीधा राघव के पास आता है और हमेशा की तरह एक परफेक्ट फ्लॉलेस पॉ करते हुए एक न्यूट्रल आवाज़ में कहता है, वेलकम मिस्टर राघव सिंघानिया, आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर्स हैं? राघव एक पल के लिए निशब्द हो गया था। ऑर्डर्स? पर ये तो रमन का बटलर है ना? राघव को कुछ समझ में नहीं आता है। वो मन ही मन सोचता है, रमन ने कहा था कि वो मुझे अपना वारिस बनाना चाहता है। इसी के साथ वो धीरे से रमन की बॉडी की तरफ देखता है। रमन का जला हुआ सिकुड़ा हुआ शरीर कोने में किसी कचरे की तरह पड़ा था, जैसे सैटर्न ने उसकी आत्मा नहीं उसका शरीर भी चूस लिया हो। तो इसका मतलब है कि रमन के जाने के बाद सिंघानिया का अगला वारिस मैं बन चुका हूँ। राघव खुद को संभालते हुए अपने अंदर उठती हुई बेचैनी को दबाते हुए बटलर से कहता है, मुझे तुम वापस मेंशन ले चलो। बटलर बस एक हल्का सा सर झुकाता है और बिना कोई सवाल किए, बिना कोई इमोशन के उसने राघव का एक हाथ अपने कंधों पर रखा और किसी ट्रेंड सोल्जर की तरह उसे संभालते हुए बेसमेंट के अंधेरों से बाहर ले जाने लगा। पीछे वो सब कुछ छूट रहा था, रमन की लाश, जले हुए रिचुअल्स का मंडल और वो हवा जिसमें राघव के लिए सांस लेना पल पल भारी हो रहा था। बटलर के सहारे लड़खड़ाते हुए राघव बेसमेंट से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। वो थोड़ा और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस जगह को वो मेंशन का बेसमेंट समझ रहा था वो एक्चुअल में किसी सीक्रेट हाउडआउट जैसा था, और वो भी जंगल के बीचों बीच। चारों तरफ एक गहन सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की दूर से आती हल्की सी आवाज़, ठंडी हवा जिसे राघव के शरीर में सैरन दौड़ रही थी। बटलर ने बिना कुछ बोले उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया और खुद आगे की सीट पर बैठकर उसने कार स्टार्ट कर दी। राघव बहुत अलग सा महसूस कर रहा था। वो कार की सीट के प्रीमियम लेदर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि अब वो रमन की जगह ले चुका है।
वो भी एक बिलियनर बन चुका है। खुद की किस्मत उसे किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। ये सोच उसके अंदर एक अजीब सा सुकून और एक एक्साइटमेंट भर रही थी। 1 साल पहले तक जिस रमन सिंघानिया के सामने बैठकर वो अपना गला सूखता महसूस कर रहा था, आज उसी की जगह सीट पर बैठा है। बिलियनियर मिस्टर रमन सिंघानिया का पूरा एम्पायर अब उसका होने जा रहा था। अगर उसने वो एक चालाक मूव नहीं दिखाया होता तो शायद ये सब कभी मुमकिन ना होता। कार की हल्की गति के साथ राघव का दिमाग पिछले कुछ घंटों के सीन्स में खो गया था। वो डिनर के वक्त याद कर रहा था जब राघव रमन के महल जैसे खूबसूरत घर को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया था, पर इस खूबसूरती में से एक छोटा सा दाग दिखा। एक छोटी सी चीज़ ने उसका ध्यान खींच लिया था। डाइनिंग टेबल के जस्ट अपोजिट में बुक शेल्फ के नीचे ग्रीन कलर की कोई एक खाली बोतल पड़ी हुई थी। ये राघव के लिए जानी पहचानी सी दवाई थी, कहीं देखी हुई सी लग रही थी उसे। और फिर तब उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में जब वह एक्स्ट्रा कैश के लिए छोटी मोटी फार्मेसी में जॉब करता था एज ए हेल्पर, तब शॉप के ओनर ने उसे उस दिन ये दवाई दिखाई थी। बेटा, ये बहुत हैवी दवाई है, सिर्फ इसके 2 चम्मच गहरी नींद में किसी को भी धकेल देने के लिए काफ़ी है। इसको ध्यान से ऊपर वाली शेल्फ में रखना। याद रहे, ये दवाई बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए किसी भी मरीज को नहीं देना है। समय राघव का दिल एकदम से थम गया था। डाइनिंग रूम में ये दवाई आखिर क्यों पड़ी थी? उसकी नज़र रमन के वाइन पर गई जो रेड थी, पर उसकी वाली वाइन में थोड़ा हल्का सा ग्रीन टिंट था। और राघव का शक तब और मजबूत हो गया जब डिनर के वक्त रमन ने उसे बार बार वाइन पीने के लिए कह रहा था। उसके अंदर कंफ्यूजन चीख चीख के कह रहा था कि कुछ तो गलत है। इसीलिए जब राघव की रिक्वेस्ट पर रमन पीछे मुड़कर बटलर को बुलाने के लिए घूमा, तब राघव ने मौका पकड़कर अपनी वाइन को पीछे गिरा दिया था। पीछे टेबल क्लॉथ के नीचे वाइन का एक छोटा सा पडल बन गया था, लेकिन शायद कुछ सिप्स उस ग्लास के अंदर रह गए थे जल्दीबाजी के चक्कर में, और इसीलिए उस सिप को ज़बरदस्ती पीने की वजह से वो 2 से 4 घंटे के लिए बेहोश हो गया था। उसका दिमाग अब भी उस थॉट में उलझा हुआ था। अगर मैं थोड़ा और केयरलेस होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। अब कार मेंशन के बाहर आकर रुक गई थी। मेंशन के बड़े बड़े लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। बटलर ने कार का दरवाज़ा खोला और राघव को सहारा देकर बाहर निकाला। उसने कोल्ड आवाज़ में कहा, मैं आपको फ़िलहाल के लिए आपके रूम तक ले चलता हूँ। आपका पर्सनल सामान सुबह तक मेंशन में ला दिया जाएगा। राघव ने बस चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। बटलर ने राघव को उसके बेड पर लेटने में मदद की। मास्टर राघव सिंघानिया, जैसा रमन सर ने अपना लास्ट ऑर्डर दिया था कि रात के 3:33 पर हर जगह उनके हार्ट अटैक से मौत की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। न्यूज़ चैनल्स तक फेक हॉस्पिटल डेथ बेड वाली वीडियो पहुंचा दी गई है। कल सुबह ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उन्होंने मरने से पहले आपको अपना वारिस चुना था। सारे डॉक्यूमेंट्स 1 मंथ पहले ही लीगली पास हो चुके हैं और उनके बाद अब इस एम्पायर के मालिक आप होंगे। राघव का चेहरा हैरानी से पीछे की तरफ झुका। वो पूरी तरह से सरप्राइज था कि उसके सिंघानिया फैमिली के वारिस बनने के फैसले से पहले ही रमन ने ये पूरा प्लान पहले ही मोशन में डाल दिया था। राघव समझने की कोशिश कर रहा था जैसे एक ही दिन में वो इतने बड़ी खानदान का नया वारिस बन चुका था। दुनिया की नज़र उस पर पड़ने वाली थी, लेकिन अब तक वो खुद को इस नए रोल और रिचुअल का हिस्सा महसूस नहीं कर पा रहा था। ये सब उसकी समझ से बाहर था। पर एक चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो अजनबी सा टेक्स्ट। उसके रिचुअल ख़त्म होते ही उसने देखा था, हैप्पी बर्थडे, वेलकम बैक आयूर उर्फ राघव सिंघानिया। राघव का दिमाग चक्कर खाने लगा था। आयूर, उसका नाम उसने कहीं तो सुना था। हाँ, रमन के ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी यही था। दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की वजह से उसका सर और दुखने लगा। उसने बटलर को जाने की इजाज़त दी और ना जाने कब उसे नींद भी आ गई थी। 6 महीने बाद राघव अपने साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा था। उसका चेहरा थकामंदा और परेशान लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे और थोड़ा सा पेल चेहरा हो रखा था। अपनी हल्की रोई सी आवाज़ में कहता है, जब से पिताजी की डेथ हुई है तब से एक अजीब सी घबराहट रहती है मुझे। राघव ने धीरे से कहा, नहीं जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। घर में मेरा मन नहीं लगता। जैसे अभी वो गेट से अंदर आएंगे और अपने दिन के बारे में, अपने काम के बारे में या कोई इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन मुझसे शेयर करेंगे,
अपनी हथेलियों को देखते हुए वो कंटिन्यू करता है। सबसे अजीब बात यह है कि मैं कई दिनों से स्लीप वॉकिंग कर रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं रात को कहाँ सोया था। सुबह आँख खुलती है तो पता चलता है कि मैं किसी और जगह पे पड़ा हुआ हूँ। साइकेट्रिस्ट ने गहरी सांस ली और अपनी सॉफ्ट टोन में कहा, आप एक काम करिए, घर में कोई पेट रख लीजिए। किसी जानवर के प्रेजेंस होने से आपको इमोशनली हील होने में मदद करेगा वो। और हाँ, अपने पिताजी से जुड़ी सारी चीज़ों को आप एक बार के लिए दूर कर दीजिए या फिर कहीं हटा के किसी बेसमेंट में शिफ्ट कर दीजिए। ये तब तक के लिए जब तक आप मेंटली ठीक नहीं हो जाते हैं। जब आप हील हो जाएंगे तब आप उन्हें वापस ला सकते हैं। मैं कुछ डिप्रेशन की दवाई लिख रहा हूँ, आप इन्हें प्लीज़ कंटिन्यू करिए। एक बार आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा तो आपकी स्लीप वॉकिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक से कुछ ही दिनों बाद राघव ने एक छोटी सी कैट ले आई थी। शुरू में उसने सोचा था कि ये बस एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन घर में लगने लगा। छोटी सी जान राघव के स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। एक्चुअल में जो उसके साथ रिचुअल के टाइम जो ट्रॉमा हुआ था वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। ऊपर से स्लीप वॉकिंग से वो काफ़ी परेशान था। वो इन्हीं सब में खोया हुआ था जब उसे अपने कैट की म्याऊं वाली आवाज़ रमन सिंघानिया के बेडरूम से आ रही थी। राघव को थोड़ा डाउट हुआ, ये रमन के रूम में कैसे गई? वो गेट तो हमेशा बंद रहता है। वो स्लोली अपनी कैट की आवाज़ को फॉलो करते हुए रमन के रूम में चला गया। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी, जैसे ये जगह सिर्फ एक बेडरूम नहीं बल्कि एक पुरानी भूली बिसरी कहानी का एक हिस्सा हो। राघव को अंदर से एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, जैसे यहाँ की दीवारें उससे देख रही हों। हर एक सांस लेना उसके लिए भारी हो रहा था। राघव नोटिस करता है कि धूल भरे फर्श पर पहले से किसी के पैरों के निशान थे। ये देखते ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके अलावा इस फ्लोर पे तो कोई नहीं आता था, क्योंकि फ्लोर बहुत अच्छी तरीके से लॉक था। इस पूरे फ्लोर की सिर्फ एक ही चाबी थी और वो भी राघव के पास थी। इवन इस फ्लोर पर बटलर भी नहीं आ सकता था। तभी उसे कैट की आवाज़ फिर से आती है, पर अब की बार वो बेड के नीचे से आ रही थी। राघव झुककर उसे पकड़ने गया, तभी उसका ध्यान बेड के नीचे एक हिडन शेल्फ पर गया। शेल्फ जो पहली नज़र में कभी दिखती ही नहीं थी। धीरे से हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने शेल्फ को टच किया, एक भारी सी किताब बाहर आकर गिर गई। किताब बहुत मोटी और पुरानी लग रही थी, जैसे सदियों से चली आ रही हो। उसके कवर पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे और उन सिंबल्स के बीच में एक जाना पहचाना सा नाम लिखा हुआ था, आयुर। यही नाम उसने उस दिन देखा था हाइड आउट में रमन सिंघानिया के फ़ोन की स्क्रीन पर। उसे अपनी हथेलियों पर पसीना सा महसूस होने लगा। शायद ये घबराहट की वजह से था। उसने बिना सोचे और विचार किए उस किताब को अपने रूम की तरफ लेके वो चल पड़ा। राघव ने धीरे से उस किताब का कवर पेज खोला। जैसे उसने पहला पेज पढ़ा, एक अजीब सी गंध उसके नाक में घुस गई। किताब पुरानी थी, जैसे पन्ने हल्के से पीले पड़ चुके थे। लेकिन सबसे अजीब चीज़ पता है क्या थी? ये किताब कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि एक डायरी थी। डायरी के पहले पेज पर भी आयुर नाम लिखा था। ये आयुर की डायरी थी। राघव और क्यूरियस हो गया, क्योंकि अब उसके पास मौका था आयुर के बारे में जानने के लिए। राघव ने उस किताब को पढ़ना चालू किया। मैं आयुर, सन 1358 के आसपास मैं मुंबई के पास एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी ज़िंदगी ट्रेजिडी से भरी हुई थी और इसकी शुरुआत उस भयानक रात से हुई जब गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। मेरी दुनिया उजड़ गई थी जब मैंने उस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था। सर से मेरे माँ बाप का साया उड़ गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ हमारी छोटी सी ज़मीन पर अब खेती करने लगा था। जैसे तैसे करके हम अपनी खेती से ही अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन एक दिन मेरे अपने चाचा और मेरे ताऊ ने बच्चों के साथ मिलकर मेरी वो ज़मीन भी मुझसे ज़बरदस्ती से छीन ली। मैं और मेरी गर्भवती पत्नी दोनों को गांव से निकाल दिया गया था। नए जीवन की तलाश में मैं मुंबई शहर आ गया। सोचा था कुछ काम मिल जाएगा, ज़िंदगी फिर से संभल जाएगी, पर किस्मत मेरी ही दुश्मन थी। नौकरियों के दरवाजे मेरे लिए बंद थे। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म होने को थी। दिन ब दिन मेरी पत्नी की सेहत गिरती चली गई। कुपोषण ने उसे तोड़ दिया था और एक दिन ने अपनी पत्नी को भी खो दिया। और वो नन्ही सी जान जो उसकी कोख में पल रही थी
उसने भी दम तोड़ दिया था। वो दोनों मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। मैं अकेला पड़ गया था इस जल्लाद भरी दुनिया के बीच। हर तरफ सिर्फ दुख, बेइज्जती, नुकसान इंतज़ार कर रहा था मेरा। मैं जिन भिखारियों को कभी दया की नज़र से देखा करता था, आज मैं उनमें से एक था। कभी मंदिरों की सीढ़ियों पर नाक रगड़ता था, तो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, कभी किसी का फेंका हुआ खाना डस्टबिन से निकाल कर खा लिया करता था। फिर एक रात ऐसे ही ना सहने वाली भूख की तड़प के मारे मैं एक बड़े होटल के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहा था। लगता है रविकांत आज खाना लाने में लेट हो गया। रविकांत नाम का आदमी मेरी तरह गरीब इस होटल में बर्तन धोने का काम किया करता था। कभी कभार वो छुपते छुपाते बचा कुचा या बासी खाना ले आता था। जिस दिन मैं नहीं आता, वो सारा खाना एक थैली में बांध कर डस्टबिन में रख देता था, ताकि मैं बाद में आके उस खाने को निकाल के खा लूं। तभी दूर कहीं कुछ लोगों की बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। एक ही धुन में कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। मैं छिपता छिपाता वहाँ पहुँचा, जानना चाहता था कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। देखा तो काले कपड़ों में लिपटे हुए कुछ लोग कोई गंदा सा रिचुअल कर रहे थे। मैं उनके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन है ये लोग। कुछ तो पहचान में आए। जो भी लोग मुझे पहचान में आए वो शहर के बहुत बड़े अमीर लोग थे, और उनमें से एक होटल का मालिक भी था जिसके डस्टबिन से मैं खाना खाया करता था। तब मुझे समझ में आया ये लोग अपनी मेहनत से नहीं, किसी काले जादू के बल पर अमीर बने थे। हमारे जैसे मेहनत करने वाले लोग बस मेहनत ही करते रह गए, और एक दिन उस मेहनत के बोझ के तले दब के मर जाते हैं, पर कभी अमीर नहीं बन पाते। मेरे अंदर की लालच जाग रही थी। मेरे पास अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं था। अब मैं यह भी रास्ता अपनाने को तैयार था। मैं शैतान के रास्ते पे चल पड़ा। मैंने इनकी तरह ब्लैक मैजिक सीखा, सैटनिज्म यानी शैतान की पूजा करना सीखी। एक कल्ट था जो नया नया आया था, इल्यूमिनाटी। मैंने उसे भी ज्वाइन किया। जब से मैंने अपना विश्वास शैतान में रखा, तब मेरी ज़िंदगी पलट गई। पहले जो मैं दूसरों का बचा हुआ खाना खाता था, अब मैं लोगों को पैसे उधार दिया करता था। पैसा जैसे बरस रहा था, नौकरी मिल रही थी। अच्छे खासे पैसे कमाकर मैंने खुद का काम चालू किया। मेरी लालच और बढ़ती चली गई। मैं शहर के रिचेस्ट मैन बनना चाहता था, फिर स्टेट का, फिर देश का, फिर दुनिया का। समझ गया था मैं, शैतान सब कुछ दे सकता है, तो भगवान का मैं क्या करूँगा। पर एक दिक्कत थी, मैं बुढ़ा होता जा रहा था। तब मैंने एक दिन तय किया, मैं शैतान के साथ एक सीधी डील करूँगा। मैं एक अंधकार भरी रात में रिचुअल की तैयारी कर रहा था। एक छोटी सी कैंडल जलाई, अपने हाथ का खून मिट्टी में गिराया और शैतान को बुला लिया। मुझे तुमसे एक सौदा करना है, मैंने कहा, और हवा में सन्नाटा सा छा गया। फिर उसकी गहरी सी हंसी गूंजी। मुझे तुमसे 3 चीज़ें चाहिए। अच्छी सेहत ताकि मैं कभी बीमार ना पड़ सकूं, ढेर सारा धन ताकि मैं ज़िंदगी में कभी गरीबी का चेहरा ना देखूं, और लंबी ज़िंदगी ताकि मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूं। मैंने बिना डरे शैतान के सामने ये 3 शर्तें रखी। शैतान ये सुनकर हंस पड़ा। मैं सब कुछ दूंगा, पर बदले में तुम्हारी आत्मा चाहिए। मैं जवाब के इंतज़ार में था। मुझे पता था कि मैं अपनी आत्मा तो कभी से नहीं दूंगा। मैंने उस शैतान से मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास एक बेहतरीन ऑफ़र है तुम्हारे लिए। जगह किसी और की आत्मा तुम्हें दूंगा, एक यंग सोल। तुम्हें भी ताज़ा आत्मा मिलेगी और मुझे मेरी लंबी ज़िंदगी। शैतान खुश हो गया और उसने कहा, मैं कभी किसी की आत्मा उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकता। मैं मुस्कुराया। उसकी इजाज़त तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। और इस तरह मेरी डील शैतान के साथ फाइनल हुई। 1 महीने के अंदर मेरे बिजनेस पार्टनर रविकांत, जो उस होटल में बर्तन धोया करता था, हाँ, उसी के साथ मिलकर मैंने नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक लड़के को ढूंढा। उसमें एक कमी थी, वो शराब का आदी था, और इसका फ़ायदा उठाकर मैंने उसको उसी शराब में नशा मिलाकर बेहोश कर लिया और रिचुअल में बैठा दिया। जब वो होश में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बेहोशी में अपनी सोल शैतान को बेचने की इजाज़त दे दी थी। तब वो और ढंग से होश में आता, तब तक उसकी आत्मा शैतान को चली गई और मेरी जान बढ़ गई। मैं जीता रहा और पैसा, सेहत, सब कुछ मिलता रहा, पर मुझे पता था मैं सिर्फ 66.6 साल ही जी पाऊंगा,
क्योंकि जो आत्मा शैतान को दी थी वो मेरी अपनी नहीं थी। इसलिए उस शैतान ने मुझे कहा, याद रहे, क्योंकि तुमने मुझे अपनी खुद की आत्मा नहीं भेजी तो मैं तुम्हारे 3 में से सिर्फ 2 विश पूरी करूंगा। तुम्हारी लंबी उम्र अभी भी नहीं रहेगी, तुम सिर्फ 67 साल जियोगे। मैं ये बलि तुम्हारे हर 67वें जन्मदिन पर लूंगा, ना उसे 1 दिन पहले ना 1 दिन बाद। अगर तुमने सिर्फ 1 घंटे की भी देरी करी तो उस आत्मा के बदले मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगा और तुम मेरे बहुत पसंदीदा खिलौने बनने वाले हो नर्क में। मैं इस बात से डरा हुआ था, पर उससे ज़्यादा मुझे लंबी उम्र ना मिलने का दुख था। खैर, ये भी सही है, मैं नई स्किन बदलूंगा और हर बार नए अवतार में दुनिया के सामने आऊँगा। इससे दुनिया को कभी शक भी नहीं होगा। मैंने ये सब सोचकर शैतान को इस डील के लिए हाँ कह दी थी। राघव डायरी के थ्रू सारे विक्टिम्स के बारे में जान पाता है, कैसे उन विक्टिम की खोपड़ियों पे नंबर लिखा करता था ताकि वो गिन सके कि अब तक उसने कितनी बलियां दे दी है अपनी ज़िंदगी में। एक डायरी की एंट्री को पढ़कर राघव को क्लियर हो जाता है कि कभी रमन की फैमिली ने क्यों कभी शादी नहीं करी। इस एंट्री में लिखा था, मैंने फैसला किया है कि मैं कभी और शादी नहीं करूँगा। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही औरत थी, उसके अलावा मैं अपनी जायदाद कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करूँगा, ना ही अपनी भविष्य की पत्नी, ना ही अपनी भविष्य की औलाद के साथ। इसके बाद राघव जब पन्ने पलट रहा था तो उसका हाथ एकदम से रुक जाता है, उसके रोंगटे गड़े हो जाते हैं। उसने आखिरी पन्ने तक पेजेस पलट दिए, लेकिन एक जगह उसकी नज़र अटक गई थी, एक ऐसी एंट्री जिसका होना मुमकिन ही नहीं था। राघव के हाथ कांपने लगे थे, उसकी सांसें तेज होती चली गई। डेट की जगह लिखा था, राघव सिंघानिया की मौत के 1 घंटे पहले। ये कैसे हो सकता है? राघव के होठ सूख गए, उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रमन तो मर गया था, मैंने खुद अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया था, तो ये एंट्री फिर कैसे हुई? और ये क्या मतलब है राघव सिंघानिया की मौत के 1 घंटे पहले? राघव ने धीरे से जो लिखा हुआ था उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी नज़र उन शब्दों पर पड़ी, उसका खून जम गया। ये लिखावट तो रमन की नहीं है। उसके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे डर के मारे। अगर रमन सच में मर गया था तो उस डायरी की एंट्री किसने करी? राघव को अपने सवालों का जवाब चाहिए था और इसीलिए उसने फिर से डरते डरते डायरी पढ़ना शुरू किया। हेलो राघव, मुझे पता था एक दिन तुम कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते डायरी तक जरूर आओगे। कभी कभार लगता है ना, जिंदगी इतनी हसीन कैसे हो गई। जो सड़क चाप गरीब जिसके पास खाने के राशन के तक के पैसे नहीं, वो आज एक बिलियनियर बन गया। ऐसा कैसे? गरीब तो मैं भी था और अच्छा इंसान भी। गरीबों को खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता था मुझे। पर एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तुम जैसे कीड़ों को मसलने में बहुत सुकून मिलता है। अपने बारे में पहले तुम्हें थोड़ा बता देता हूं ना। हाँ, मैं एक होटल में काम करता था। वहां का बच्चा कुचा खाना एक अच्छे इंसान की तरह गरीबों को दे देता था, पर पहले उस खाने की सड़ने का इंतजार करता था या फिर सीधा उसे कचरे में ही डाल देता था, एक कॉकरोच की तरह। जब गरीब उस पर टूट पड़ते, हाय, वो ही मेरा असली सुकून था लाइफ का। तो शायद अब तक पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं रविकांत हूं। मैंने ही तुम्हारी दवाइयाँ कम डोज वाली नींद की दवाई से रिप्लेस कर दी थी ताकि तुम वो पेन फील कर सको। पर मानना पड़ेगा, तुम 2 कदम आगे निकले, मैं सारी दवाई फेंक दी, पर एक सेब जरूर पी ली। पर रविकांत, आप तो सन 1300 के हो ना, आप अभी तक कैसे जिंदा हो? जैसे आयुर ने किसी और की आत्मा के बदले अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा मांगा था, पर मैंने खुद की आत्मा के बदले लंबी उम्र मांगी थी। वो तीसरी विश जो आयुर का सपना था, वो मुझे मिली थी। याद है तुम्हारी माँ का वो लकी ब्रेसलेट?
कहीं खो गया था ना, जिसकी वजह से तुमने रमन की असलियत पता चल गई थी। वो ब्रेसलेट मैंने ही चुराया था ताकि तुम सब जान पाओ। मैं तो श्योर हूं तुम उसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हो ना। मिलना चाहोगे? पीछे मुड़ो। राघव सिंघानिया। राघव बहुत ज़्यादा डर चुका था, पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था। वो कांपते हुए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसके पीछे बटलर खड़ा था, जिसके एक हाथ में मेटल का बेसबॉल बैट। राघव की नन्ही सी बिल्ली, जो अब उसे जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उस बिल्ली की गर्दन जैसे टूट चुकी थी। बिल्ली के मुंह से काफ़ी खून टपक रहा था। बटलर बहुत अलग नज़र आ रहा था, जो साफ सुथरे कपड़े पहने, सीना ताने, बड़ी शान और डिसिप्लिन के साथ चला करता था। आज उसकी शर्ट की बाजू मुड़ी हुई थी, उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। एक बार के लिए तो पहचान में नहीं आ रहा था कि वही सेम बटलर है। राघव कांपते हुए कहता है, बटलर तुम? ये सुनकर बटलर के चेहरे पे शैतानी हंसी आ जाती है। बटलर नहीं, रविकांत, मिस्टर रविकांत। और तेरी बॉडी अब मेरी है। मैं भी तो देखूं ऊंची हाइट से, अच्छे पैसे से कीड़े मकोड़े कैसे नजर आते हैं। तुम क्या करोगे मेरी बॉडी का? और हाँ, तुम वैसे भी मेरी इजाज़त के बिना शैतान को मेरी बॉडी नहीं बेच सकते। राघव एक झूठे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। इस पर बटलर हंस देता है। मैंने कब कहा बिना तुम्हारी इजाजत के मैं तुम्हारी सोल बेच दूंगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करने वाला हूँ कि तुम दर्द से डर के खुद ही अपनी सोल मुझे बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। ये कहते ही बटलर बिल्ली को एक कोने में फेंक देता है और उस मेटल बैट से राघव के सर पे बहुत तेज मारता है और राघव अपना होश खो बैठता है।